आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, वीडियो के इस पार्ट में आज मैं आपसे आईपीसी के सेक्शन 376 के अंतर्गत एक रिसेंटली का जजमेंट है जो डिलीवर हुआ है 12 अगस्त 2022 को। मीन्स कि रिसेंटली अभी 10 दिन पहले डिलीवर हुआ है। और इस जजमेंट को जस्टिस चंद्रचूड़ साहब और जस्टिस बोपन्ना साहब ने जजमेंट को डिलीवर किया है। और साथियों, ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट की अगर मैं आपको हेडलाइन बताऊं तो एक महिला, एक जो इस मामले में जो आरोपी है उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाती है कि उसने शादी का झांसा दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद उसकी शादी होती है, शादी के बाद शादी तुड़वा देता है और शादी तुड़वाने के बाद भी वो उससे शादी नहीं करता है। इस आधार पर एफआईआर दर्ज कराई गई। तो साथियों, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को क्वैश कर दिया। अब ये जजमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर क्वैश किया, एफआईआर क्या थी, 161 के बयान क्या थे, 164 के बयान क्या थे, ये सारे स्टेटमेंट जो भी इसमें फैक्ट हैं केस के, आपसे मैं चर्चा करता हूँ। तो साथियों, मैं आपको बता दूंगा, अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये रिपोर्टेबल जजमेंट है, आप इसको कहीं भी साइट भी कर सकते हैं, कहीं प्रस्तुत भी कर सकते हैं किसी कोर्ट में। अगर आप भी 482 के अंतर्गत अपने मामले को क्वैश कराना चाह रहे हैं और आपका जो मामला है वो भी आईपीसी के सेक्शन 376 के अंतर्गत का है। तो साथियों, इस पार्ट में, जैसा कि इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे पार्ट बनाए हैं 376 के अंतर्गत, लेकिन इस केस में एक कुछ नए फैक्ट है, इसलिए मैं आपसे जजमेंट को शेयर कर रहा हूँ। तो साथियों, ये जो मामला है ये शंभू खरवार वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के नाम से है और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बलिया। बलिया ज़िले में रसरा थाना है, वहाँ का मामला है। और इस केस में जो महिला है, महिला के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाती है जनवरी 2018 में। और उसके द्वारा एफआईआर में जो कहानी बताई जाती है कि जो इस केस में जो आरोपी व्यक्ति है उसके उससे लगभग 3 साल से संबंध रहे हैं और वो एक वाइफ की तरह उसके साथ रह रही थी। क्योंकि जो आरोपी है, आरोपी ने महिला को आश्वासन दिया था कि वो उससे शादी करेगा, इसलिए वो उसके साथ रहती थी, एक ही छत में एक साथ दोनों लोग रहते थे, उन दोनों के बीच संबंध भी थे। और वो समय समय पे कुछ पैसे भी लेती थी क्योंकि वो पत्नी की तरह रहती थी। इसके बाद साथियों, उस लेडी ने आगे एफआईआर में लिखा कि लगभग साथ में रहने के बाद दिसंबर 2017 तक साथ में थी और उसके बाद 12 दिसंबर 2017 को जो आरोपी व्यक्ति है उसने किसी दूसरी लड़की से शादी कर लिया। उसके बाद जब उसने उससे पूछा कि क्या है, मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहे हो, तो उसने ये बताया कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा। इस प्रकार से वो बार बार उसे झूठा आश्वासन देता रहा, उसके साथ झूठ बोलता रहा। और बाद में उस लेडी ने कहा कि इसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि अब मैं इसके खिलाफ केस दर्ज करवाऊंगी और इसे दंडित कराऊंगी। ऐसा कहते हुए उसने एफआईआर दर्ज करवाई। इसके बाद साथियों, उसमें 161 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। 161 के स्टेटमेंट के बाद 164 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए जो मजिस्ट्रेट के समक्ष होते हैं। मजिस्ट्रेट के समक्ष जो उसने बयान दिए उसमें उसने कुछ स्टोरी इस तरह से बताई कि वर्ष 2013 में जो टीचर ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे उसकी मुलाकात आरोपी से हुई और उसके बाद दोनों की जान पहचान हुई और दोनों के बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ। इसके बाद साथियों, लड़की ने आगे ये कहा कि 2014 में उस लड़की की शादी किसी दूसरे लड़के से हो जाती है। इसके बाद भी उसका जो आरोपी है इस केस में, उसके साथ जो रिलेशन है वो जारी रहता है। और यहाँ पे जो आरोपी है उसने उस लेडी को आश्वासन दिलाया कि तुम अपनी शादी तोड़ दो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। जिसकी बातों में आ करके वो केवल अपने ससुराल में केवल 1 हफ्ते रही और उसके बाद वो वापस अपने मायके आ गई और मायके आकर के वो फिर से आरोपी, जो इस केस में आरोपी, उसके साथ रहने लगी। इसके बाद समय बीतता गया। 2017 में, सितंबर 2017 में जो लेडी है जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है उसका अपने पहले पति से डिवोर्स हो गया। उसके बाद उस लेडी ने ये कहा कि मैंने इस व्यक्ति पे भरोसा करके अपनी शादी तोड़ दी और इसके कहने पे मैं इसके साथ रहती थी और इस व्यक्ति ने मुझे शादी का झांसा दिया था, शादी का आश्वासन दिया था, इसलिए मैं इसके साथ रहती थी। इसके बावजूद भी इसने अभी कुछ दिनों पहले किसी दूसरी लड़की से सगाई कर ली, शादी कर ली। तो इस प्रकार से साथियों उस लड़की ने अपने 164 के स्टेटमेंट दिया। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये पूरी स्टोरी है। अब साथियों, जब ये मामला पहुंचा कोर्ट के समक्ष, जब सबसे पहले तो इस मामले को, जो इसमें 482 फाइल की गई है, वो फाइल की गई थी हाई कोर्ट के समक्ष, लेकिन हाई कोर्ट ने इस केस को क्वैश नहीं किया, हाई कोर्ट ने इस मामले को रद्द नहीं किया।
उसके बाद अपील की गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अपील इस बात के लिए की गई कि यहाँ पे जो चार्जशीट फाइल हुई है उसको रद्द कर दिया जाए। जो ट्रायल कोर्ट ने जो कॉग्निजेंस लिया है इस आरोपी के खिलाफ उसको भी सेट असाइड कर दिया जाए, उसको भी रद्द कर दिया जाए। तो ऐसा कहते हुए क्रिमिनल अपील फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। अब आगे की स्टोरी ये साथियों, जब सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील ये जब कोर्ट ने इस फैक्ट को देखा तो कोर्ट ने सबसे पहले तो अपनी पावर के बारे में बताया कि आखिर 482 के अंतर्गत क्या पावर होती है कोर्ट की, सुप्रीम मतलब जो भी इसके अंदर डिसीजन ले रहा है, तो या तो हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट है। तो साथियों इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजमेंट का जिक्र किया। आप इन जजमेंट को देखिएगा, ये महत्वपूर्ण जजमेंट है इसलिए क्योंकि अगर आप 482 लगाने जा रहे हैं तो आप का भी जो मामला है कुछ इस प्रकार से है कि प्राइमा फेसाई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रथम दृष्टया एफआईआर को पढ़ने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें कोई संज्ञेय अपराध, कोई गंभीर अपराध नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे एफआईआर नहीं रजिस्टर होनी चाहिए। तो आप स्क्रीन पे देखिएगा साथ ही ये जो जजमेंट है ये 3 जजमेंट हैं जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको 482 की पावर को रिट्रेट किया था, दोहराया था। पहला जजमेंट है निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021 का जजमेंट है। दूसरा है आरपी कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तीसरा जजमेंट है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल। तो साथियों इन जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सबसे पहले कोर्ट को 482 के अंतर्गत अपनी पावर को समझना चाहिए। 482 के अंतर्गत कोर्ट की जो पावर है कि सबसे पहले कोर्ट को एफआईआर के आधार पर यह देखना चाहिए कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस इसमें बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर कोर्ट, दूसरी बात यह है कि कोर्ट को जब 482 के अंतर्गत जब कोर्ट फैसला कर रही हो तो कोर्ट को मामले की मेरिट पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है सामान्य भाषा में कि जब कोर्ट 482 के अंतर्गत मामले को रद्द करने के लिए कोर्ट विचार कर रही हो, उस मामले पर निर्णय ले रही हो, तो उस दौरान कोर्ट को मामले के डिटेल में मीन्स की जो एविडेंस हैं, जो लोग गवाहों के जो बयान है, जो फोटो है, जो फैक्ट है, ज़्यादा गंभीरता से या फिर कहना चाहिए कि ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए। कोर्ट को केवल प्रथम दृष्टया देखना चाहिए, मीन्स कि ऐसा सामान्यतः देखना चाहिए कि क्या ऐसा है कि यहाँ पे मामला नहीं बन रहा है। अगर मामले में को गंभीरता से देखने की ज़रूरत है और जो एविडेंस है उसको देखने की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में ये जो सारा जो काम है ये ट्रायल कोर्ट का है, ना कि 482 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का है। तो इसलिए कोर्ट को ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए, कोर्ट को प्राइमा फेसाई देखना चाहिए कि क्या यहाँ पे ऐसा ऑफेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है। हाँ, अगर वहाँ पे इस प्रकार से ऑफेंस बन रहा है तो उस कंडीशन में 482 की पावर का इस्तेमाल कोर्ट को करना चाहिए। इसके बाद साथियों कोर्ट ने जब इस मामले को देखा, अब कोर्ट ने जो आगे जो टिप्पणी किया वो टिप्पणी किया इस मामले को लेकर के, तो साथियों कोर्ट ने यहाँ पर, हमने इससे पहले भी बताया है कि एक लैंडमार्क जजमेंट है सोनू उर्फ सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से है, जिसमें साथियों बताया गया है कि 376 का ऑफेंस कब होगा। अब जैसा कि अगर आप इस कोर्ट ने जो देखा कि ये जो एफआईआर है, इस एफआईआर से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों लोग जो हैं दोनों एडल्ट हैं और दोनों एजुकेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी को झांसा दिया गया था। दूसरी बात यह है कि दोनों अगर साथ में रह रहे थे तो दोनों के बीच जो भी रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ था वो सहमति से हुआ था। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये भी माना कि जो 376 का जो इंग्रेडिएंट है वो है कंसेंट, कि अगर कंसेंट धोखे से या गलत तरीके से ली गई है तो उस कंडीशन में 376 का जो ऑफेंस है, जो अपराध है वो अट्रैक्ट होगा। लेकिन इस केस में कहीं पे धोखा दे करके फिजिकल रिलेशन एस्टेब्लिश करने किया गया हो ऐसा कोई इंग्रेडिएंट, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है। यहाँ पे जब मामले को देखा जाता है, जब आप पूरी एफआईआर को देखेंगे तो आप समझेंगे कि यहाँ पे ये बात है कि दोनों के बीच अफेयर था, दोनों के बीच लव अफेयर था, दोनों साथ में रहे। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी कि उसने पहले दिन से ही उसके साथ उसने जो कंसेंट हासिल किया फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए वो गलत तरीके से कंसेंट हासिल किया, उसने धोखा दे करके हासिल किया या फिर उसके साथ किसी प्रकार से चीटिंग कर करके, छल करके उसने हासिल किया। ऐसा एफआईआर से प्रतीत नहीं होता है। इसके बाद ये कोर्ट ने इस केस के बारे में टिप्पणी किया था। इसके बाद साथियों कोर्ट ने सोनू वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के जजमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कहीं पे किसी ने प्रॉमिस किया भी है शादी करने के लिए और इन केस वो प्रॉमिस नहीं पूरा कर पाता है, वो प्रॉमिस को ब्रीच कर देता है, तो वहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो उसने कंसेंट हासिल किया था वो बैड फैथ में किया था या फिर
वो उसको धोखा दे करके उसको चीट करके किया था। अगर किसी कारणवश वो शादी नहीं भी कर पा रहा है, किसी दूसरे से कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कहा जा सकता है जहाँ की मामला सहमति का हो। क्योंकि आप जैसा कि हमने आपको बताया कि एफआईआर का जो स्टेटमेंट जो शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है कि हमारे, जैसा कि लड़की ने बताया कि हमारे और लड़के के बीच 3 साल से लव अफेयर है। तो समझिए जहाँ पे लव अफेयर की बात होती है वहाँ पे कंसेंट जो होता है, तो कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे लड़की ने खुद स्वीकार कर लिया कि उनके बीच लव अफेयर था। तो निश्चित रूप से जो उनके बीच जो कंसेंट था वो कंसेंसुअल था। तो इस प्रकार से ऐसा कहते हुए कोर्ट ने इस जो चार्जशीट थी, जो एफआईआर थी, उसको क्वैश कर दिया, उसको रद्द कर दिया। जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की गई थी आरोपी के खिलाफ, उसको सेट असाइड कर दिया और आरोपी को इस मामले से उन्मुक्त कर दिया। मीन्स कि जो एफआईआर थी उसको रद्द कर दिया। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से, अगर अब ये जो मेरा जो वीडियो है इसको जो आरोपी हैं जिसे फंसाया गया है वो भी देखते हैं, और जो कंप्लेनेंट हैं, जो महिला है, वो भी देखती हैं। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी पीड़ित महिला है, अगर वो एफआईआर दर्ज करा रही है, तो अगर उसने अपने एफआईआर में ये वर्ड यूज़ कर लिया कि उसके बीच लव अफेयर था, तो वहाँ पे आप समझिए कि आपकी जो एफआईआर है उस और आपके जो जो कंप्लेन की जो ग्रेविटी है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि उसका वेटेज कम हो जाता है। क्योंकि जहाँ पे लव अफेयर की बात होती है वहाँ पे कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये एक स्वीकार, एक एडमिटेड फैक्ट होता है कि जहाँ पे लव अफेयर किसी ने स्वीकार कर लिया है, तो वहाँ पर निश्चित रूप से जो उनके बीच जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ होगा वो कंसेंसुअल हुआ होगा, ना कि वो धोखा से या फिर उसको चीट करके हुआ होगा। मुझे उम्मीद है कि हमने जो जजमेंट आपसे शेयर किया है आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आप निर्दोष हैं, आपको फंसाया गया है, तो आप इस जजमेंट को यूज़ करिए। 482 आप भी लगा सकते हैं। और अगर आप पीड़ित पक्ष हैं, अगर आप महिला हैं, तो आप भी समझिए कि आपने अगर लव अफेयर वर्ड यूज़ किया है और आपकी जो स्टोरी है वो लव अफेयर से शुरू होती है, तो फिर मुश्किल है कि आपको इस मामले में आरोपी को दंडित किया जाएगा। इसलिए अगर आपको वास्तव में किसी लड़के ने चीट किया है, धोखा दिया है, तो आप उस फैक्ट को इस प्रकार से बताएं कि हाँ उसने पहले दिन से ही आपको किस प्रकार से धोखा दिया है।